वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इसलिए भी आया है कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की चोरी कर रहे हैं। यानी वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके वो किस तरीके से भाजपा को ही जिताते जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये लोग भाजपा के यानी लोग अक्सर ये कहते थे कि हमारे पास में 2047 तक का विज़न है, 2047 तक हमको देश से कोई नहीं हटा सकता। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आना और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े शक को जन्म देता था कि भाई आखिर इनके पास में ऐसी कौन सी घुट्टी लग गई है कि जिसके दम पर ये 2047 तक राज कर लेंगे देश पर। तो बाद में समझ में आया, लोगों ने सबसे पहले ईवीएम पर शक जताए, ईवीएम सेट की जाती है, ईवीएम पर काफ़ी संघर्ष चला और इसके बाद में अब निकल कर आया है कि ये लोग वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। यानी जब भी चुनाव आता है उससे पहले एक राज्य से उस राज्य में वोट अचानक बढ़ने लग जाते हैं कि जहां पर चुनाव होना होता है, और वहां से कुछ वोट अचानक घटने लग जाते हैं। यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके वोट अचानक घटने लग जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया चुनाव आयोग पर। और चुनाव आयोग ने इस शक को और भी ज़्यादा गहरा खुद ब खुद कर दिया कि जब उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया और बल्कि विपक्ष पर ये आरोप लगाने लगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, और उनसे एफिडेविट मांगने लग गए, उनको धमकियां देने लग गए कि भाई हम तो केस कर देंगे, हम तो मानहानि का मुकदमा कर देंगे, और हम तो आपके ऊपर ये केस लगाएंगे, वो केस लगाएंगे। तो ये जो सारा का सारा जो मसला हुआ वो सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा बढ़ गया। लोगों के दिमाग में जो गहरा शक है, जो शक है वो बहुत गहरा होता चला गया। वो सिर्फ इसी वजह से हुआ कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दिया। और वैसे भी अगर हम देखे जाएं कि पिछले 10 सालों के अंदर जिस तरीके से अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी कि 2% लोगों के हाथों में देश की 80% वेल्थ चली गई है, और कुछ खास लोग ही अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो बाकी मध्यम वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वो अभी भी बहुत ही घटिया ज़िंदगी में जीता जा रहा है, वो वहीं की ओर चलता चला जा रहा है। और देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, लेकिन इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं, बल्कि उसका कोई ना कोई प्रपंच ऐसा रहता है कि देश के लोगों का ध्यान इन मूल समस्याओं से हटाकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन समस्याओं से हटाकर दूसरी समस्याओं पर लगा दिया जाए। यानी मंदिर मस्जिद में लगा दिया जाए, कभी मस्जिदों पर झंडे फहराए जा रहे हैं, कभी दंगे किए जा रहे हैं, और ख़ासकर ये बात के ऐसे लोगों को जो दंगा कर रहे हैं उनको एक ख़ास तरह की एक शय दी जा रही है कि भाई तुम करो जो मर्ज़ी करो, आपका कुछ नहीं होगा, जो होगा वो एक ख़ास तरह के लोगों का, एक ख़ास जाति के लोगों का, एक ख़ास जाति के धर्म के लोगों का ही बिगड़ेगा, इसलिए आप खुलकर करो। तो ये एक बहुत बड़ी बात कि देश में मूल समस्याओं से हटाकर लोगों का ध्यान देश में ऐसी समस्याओं की तरफ लगाया जा रहा है। अब चूंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में गूंज रहा है, तो इसी बीच में एक और मसला भारतीय जनता पार्टी लेकर आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दिवंगत माता हैं उनके बारे में कांग्रेस के मंच से किसी ने कुछ अपशब्द कहे। कांग्रेस का ये मानना है कि भाजपा ने ही इस व्यक्ति को प्लांट किया और इस तरह की बातें कहलवाई, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको भावुक रूप देकर, एक इमोशनल रूप देकर इसको पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। खैर चलिए, अभी जो हो रहा है बिहार के चुनाव में, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव होना जा रहा है, बिहार और वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर जो
राज्यसभा की जो सीटें निकल कर आती हैं 16-16 सीट निकल कर आती हैं। और अगर ये दोनों सीट यानी दोनों राज्य अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए से निकल कर बाहर हो जाती हैं तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की यानी केंद्र में स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। और अभी जो ये जिस भी तरीके से मन चाहे बिल ला कर पास करा लेते हैं और लोगों की मंशा का, लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं, संवैधानिक तरीक़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे और इस तरीके के जो बिल हैं वो फिर पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव जीतना यानी उसके सहयोगियों का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोचने वाली बात अभी एक और है, वो ये है कि देश में राहुल गांधी भी जिस तरीके से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को बात कर रहे हैं, तो पिछले 50-60 सालों में अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास में एक संसदीय क्षेत्र है जिसमें 6, 7 या 10 विधायक भी होते हैं और उन विधायकों के पास में भी पूरा फंड है, आपके पास में भी पूरा फंड है, राज्य में एमएलसी और क्या कहते हैं ग्राम पंचायत तक फंड पहुंचता है। तो इन 50 सालों में यानी इस फंड से एक संसदीय क्षेत्र में आपको स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, सड़क, बिजली, पानी ये सब देना है, तो आपको कितना वक्त लगेगा? इस सवाल पर आप भी सोचिए कि आपको कितना वक्त लगेगा। तो कोई भी समझदार व्यक्ति वो कहेगा हद से हद 5 साल, 10 साल, कुछ जो थोड़ा सा स्लो भी चलेगा तो वो कहेगा 15 साल या 20 साल, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन आज भी ये देश आधे से ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ है। जहाँ पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर जो 73% दलित अनपढ़ हैं यानी निरक्षर हैं, सिर्फ 4% ही जो दलित हैं वो ग्रेजुएट्स हैं। बाकी जो मुस्लिम्स हैं, ओबीसी हैं, उनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो सवाल ये है कि आप 50 सालों में नहीं कर पाए और अब आप जो 10-11 सालों में जो मोदी जी के खिलाफ एक आंदोलन चलाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपके पास में या आपके सामने कुछ सवाल नहीं आने चाहिए? तो ऐसे ही कुछ सवाल हम लेकर राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से कि राहुल गांधी जी सबसे पहले बताएं, अगर आप तो बहुत ईमानदार हैं ना, आप तो बोल रहे हैं कि जी हम तो बहुत ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, हम तो देश की बातें करते हैं, हम दंगे नहीं फैलाते हैं, हम जाति प्रथा नहीं करते हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ ये फैसला दिया कि आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया जाए, सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, यानी जिन लोगों को मिल गया है आरक्षण अब उनको हटाया जाए। यानी एक बिना कहे ही क्रीमी लेयर का नाम लेकर जो शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन वैसा कह कर के जी जिनको मिल गया अब उनको हटाया जाए, जिन जातियों को नहीं मिला है उनको दिया जाए। जबकि पूरा देश के जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, वो इसके खिलाफ था। तो लेकिन कर्नाटक जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर इसको तुरंत लागू कर दिया गया, तुरंत लागू कर दिया गया। वो भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक ये भी बात है कि आपके पास में आंकड़े होने चाहिए। आपको ये कैसे मालूम होगा कि किस समाज ने, किस जाति ने कितना फ़ायदा ले लिया? आपके पास उसका आंकड़ा तो होना चाहिए ना। वैसे तो आप जाति जनगणना की बात करते हैं कि जी हम तो जाति जनगणना कराएंगे, सबको सबका अधिकार देंगे। तो आपने कर्नाटक में बिना सोचे समझे ये कैसे लागू कर दिया? क्योंकि पहले तो सबसे पहले जाति जनगणना होनी चाहिए। आप चाहे कहीं भी करें, बिहार में करें, कर्नाटक में करें, कहीं भी करें, लेकिन आपके पास में एक एम्पेरिकल डेटा होना ज़रूरी है कि जिससे कि आपको पता चले, लेकिन नहीं किया। चलिए ये तो एक मसला मतलब ख़त्म हुआ, एक ये हमारा एक सवाल ख़त्म हुआ कि भाई ये किस तरीके से आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया कर्नाटका में।
और अभी आरक्षण का एक्चुअल मतलब क्या होता है मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। तो दूसरा जो सवाल है हमारा राहुल गांधी जी से, वो ये है कि वर्तमान सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने मिलकर नीति निदेशक तत्व हैं और जो संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाकर बहुत सारे जो है इन्होंने बिल लाए, उनको कानून बनाया, जिसमें कि नागरिकता का एक कानून है, जिसमें वक्फ बोर्ड का एक कानून है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया जो कि अपने आप में गैर संवैधानिक है। तो क्या राहुल गांधी जी केंद्र में आते के साथ ही इन सारे कानूनों को बदलेंगे, यानी इनको अपनी जो मूल स्थिति है उसमें लेकर आएंगे? ये दूसरा सवाल था, ये राहुल गांधी को बताना होगा। और यहाँ जो भी इस वीडियो को देखेगा जो राहुल गांधी जी से पूछ सकता है कि वो इसको बताएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जी से एक तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी बताएं कि जो वर्तमान सरकार ने जो ठेके, जो पब्लिक सेक्टर की जो चीज़ें हैं, उनके हिस्से हैं जिनका निजीकरण कर दिया गया है, अंबानी को, अडानी को दे दिया गया है, तो क्या ये सब चीज़ें इनसे वापस ले ली जाएंगी और दोबारा से इन चीज़ों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? क्या ये राहुल गांधी बता सकते हैं? क्योंकि इसमें हज़ारों नहीं लाखों नौकरियां, जिसमें कि आम लोगों की भी नौकरियां हैं, जिसमें दलितों की भी नौकरियां हैं, वो ख़त्म कर दी गई। तो क्या राहुल गांधी जी इन सब चीज़ों को वापस लेकर राष्ट्रीयकरण करके इनको दोबारा से उन लोगों का हक देंगे? तो राहुल गांधी जी ये बताएं। अब इसमें एक सवाल और आता है चौथा, वो ये कि राहुल गांधी जी बात करते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना में जिन जिन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला है, नौकरियों में नहीं मिला है, तो वो हम उनको अधिकार देंगे। तो राहुल गांधी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आरक्षण का जो उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि लोगों को प्रतिनिधित्व देना, यानी दलित समाज के, उत्पीड़ित समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना। और ये कोई ना तो आपने कोई दिया था, कांग्रेस ने दिया था, ना ही महात्मा गांधी ने दिया था, ये किसी ने नहीं दिया था। ये जो आरक्षण का जो प्रावधान था, यानी प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान था, ये पूना पैक्ट के जरिए हुआ था। कम्युनल अवार्ड में दलित समाज को, SC ST लोगों को सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला था, यानी कि वो अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकते थे और उनके प्रतिनिधित्व वाले एरिया में कोई दूसरा कास्ट का नहीं आ सकता था। तो ये उसके बदले में ये आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। और अब आप ये बताएं कि जो प्रतिनिधित्व की बात आती है कि पिछले 50 सालों की, चलिए बात छोड़ दीजिए, अब आप अपने राज्यों की बताइए और आप ये बताइए कि आगे भविष्य में क्या करेंगे। प्रतिनिधित्व का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उनको 1-2 नौकरियां दे दी, बल्कि एक तो ये है कि उनका जितना हिस्सा है, कोटा जितना है, उतना उनको मिलेगा, यानी 22.5% है SC ST का, तो ये उनको मिलेगा। OBC का जितना कोटा है 27%, उनको उतना मिलेगा। और इसके अलावा यानी जुडिशरी में, ठीक है, इनके जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हर कोर्ट में उतने जज इनके होंगे, हर ऑफिस में इतने अधिकारी इनके होंगे। और ये सिर्फ अधिकारी की बात नहीं है, सिर्फ एक के भाई मान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 20 लोग हैं तो हमने 20 लोग भर दिए, नहीं। इसको हर तरीके से आपको प्रतिनिधित्व देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर एक रैंक है तो उस रैंक में इनकी पूरी भागीदारी हो, कमिश्नर के रैंक में इनकी पूरी भागीदारी हो, एक थाना है, SHO है, अगर SHO के अलावा एक एडिशनल इंस्पेक्टर है जो SHO के इक्विवेलेंट टू SHO रैंक होगा, तो उसमें एक OBC भी होना चाहिए, एक SC ST का भी होना चाहिए। और पूरे थाने के अंदर
इनका पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? राहुल गांधी जी, ये बताइए कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे, या सिर्फ वोट चोर, गद्दी छोड़ और क्या कहते हैं मस्ती से नारा लगाते हुए और लोगों को बरगला रहे हैं कि भाई हम तो लोगों को न्याय देंगे। न्याय तो आपने देना होता, आपकी नस्लों ने देना होता, तो वो आपकी पार्टी ने देना होता तो वो मिल गया होता। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, और ये इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने इस वक्त देश में भूख, गरीबी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी है। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह भारत की जनता भी देश में एक सड़कों पर आ जाए, नेताओं के घरों में घुस जाए, ठीक है, सेना से हथियार छीने या इस तरह के काम करें। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो मोर और लेस सेम है। जिस तरीके का कारण नेपाल में बताया गया कि भाई वहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी और एक ही जाति यानी ब्राह्मणों के आधिपत्य की वजह से वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, तो सेम स्थिति भारत में भी है। भारत में भी कुछ ऐसा ही है कि एक ही जाति यानी ब्राह्मण जाति के लोग हर जगह भरे पड़े हैं। आज भी ये प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिनिधित्व छोड़ो, उनको, लोगों को उनका हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बात बहुत अलग है। तो क्या आप ईमानदारी से ये सब लागू कर पाएंगे, या आप जो लोगों के अंदर आक्रोश की चिंगारी जल रही है, लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लोगों के अंदर जो डिप्रेशन आ रहा है, आप कहीं ऐसा तो नहीं वर्तमान सरकार के साथ में मिलकर इन लोगों की एनर्जी को यानी इनके आक्रोश को एक गलत तरीके से चैनलाइज करने का काम कर रहे हैं कि यानी आप लोगों के आक्रोश को, जो सड़कों पर आना चाहिए, जो विरोध में आना चाहिए, उस आक्रोश को अपनी तरफ खींचकर अपना काम बनाकर लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से एक अपंग बनाकर कि भाई ये राहुल गांधी जी हैं, अब ये कुछ कर देंगे, अब होगा, अब बदलाव होगा, अब समस्या हल हो जाएगी। तो इसकी आड़ में कहीं आप बीजेपी और आरएसएस के ही तो सीक्रेट एजेंट नहीं हैं? ये भी बता दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी को, उनके आक्रोश को डिफ्यूज़ कर रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी इसको हम आगे जारी रखेंगे। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में ही आज़ादी के तुरंत बाद में भी आरएसएस पर बैन लगाया गया था। उस पर बहुत सारे कारण थे, वही कारण आज दोबारा से उभर रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि इस आरएसएस को, बीजेपी को दोबारा से उभारने वाला वो सब कांग्रेस के ही लोग हैं। आपके नाना जी थे, आपके नाना जी ने ही इन लोगों को लेकर आए थे, इनको दोबारा से अभय दान, जीवन दान दिया और इनको आगे बढ़ाया। और इन्हीं लोगों को आगे सारे महकमों में, टीचिंग में, डिपार्टमेंट्स में लाकर सिंबॉलिक रूप से एक हिंदुत्व का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो आप लोगों ने खड़ा किया। लेकिन आज स्थिति बहुत बदल गई है। तो क्या आप इन चीज़ों को यानी इस संगठन को बैन करेंगे, इस पर कुछ अंकुश लगाएंगे, और लगाएंगे तो वो कैसा होगा? इन सवालों का जवाब राहुल गांधी जी को देना ही पड़ेगा, इनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अपने सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये ना समझें कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं ये आम जनता के भले के लिए हैं। ये बिल्कुल नहीं है। आप एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए और इसको गांठ बांध कर रख लीजिए कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप ये समझ लीजिए कि एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। अब आप फंस चुके हैं इस लोकतंत्र के जाल में, आप फंस चुके हैं कि अब आपको इनमें से ही किसी को चुनना है। और जब आपको इनमें से ही किसी को चुनना है तो ये आपकी मजबूरी है कि आप कहेंगे एक छोटे चोर को चुनिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा गैंग
जिस तरीके से छोटे छोटे गैंग होते हैं पुराने ज़माने में, जो बलशाली लोग होते थे वो एक दूसरे की चीज़ छीनते थे, उनके घरों पर कब्जा करते थे, उनके जानवरों पर कब्जा करते थे। और फिर जब ऐसे ही लाइक माइंडेड लोगों का जब वो गैंग बन गया, तो फिर ये अपने आप को कबीला कहने लग गए। जब ये कबीले आगे आगे बढ़ने लगे और छोटे मोटे रियासतें बनाने लगे, तो उनको राज्य, रियासत, सल्तनत कहने लग गए। और आजकल इसी तरह के जो गुंडे हैं वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं और कहते हैं कि हमारा देश पर राज है। तुम्हारा क्या देश पर राज है? तुम तो पॉलिटिकल गुंडे हो। तुम लोगों ने आम जनता के खून पसीने की कमाई पर ऐश कर रहे हो, और फिर वोट लेने के बाद में उसी जनता से आप दूर हो जाते हैं। फिर आप महाराजा बन जाते हैं, बाकी सब भिखारी बन जाते हैं, और आप मज़े से ऐश करते हैं। इस तरह की कोई घटना जो मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, कोई विशेष चीज़ है। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई उदाहरण आपके सामने ये आता ही रहता होगा कि किस तरीके से नेता ने अपने घर से भगा दिया, किस तरीके से किसी गरीब आदमी ने अपने प्रतिनिधि को बोला तो उसने मार के भगा दिया। कोई गरीब आदमी गया पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने तो उसको मार के भगा दिया। ये सब चल रहा है। तो ये इस लोकतंत्र के लिए तो हमने कभी नहीं सोचा था, ना ही हमारा देश के जो पढ़े लिखे बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी ऐसे देश की कल्पना नहीं करते हैं। तो आप कैसे इस देश को चला सकते हैं? और इस देश को चलाने के लिए जो अब एक सिस्टम बन गया है गुंडाखोरों का, ये इस तरीके से तुम लोगों ने बना लिया है। अदरवाइज़ ये सिस्टम बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। और उम्मीद है कि आने वाले 2, 4, 5 सालों में इस तरह की जो गुंडागर्दी है, राजनीतिक गुंडागर्दी है, ये जो गुंडों के गैंग हैं, ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।